जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डे मीडिया और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। 5 साल पहले कमजोर विपक्ष के अनमने विरोध और मोदी सरकार की हठधर्मिता के चलते जो मामला धूल खाती फाइलों में दब चुका था, वो एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। राफेल विमान डील मामला एक बार फिर राजनीतिक गलियारों से लेकर जांच एजेंसियों के दफ्तर तक सरगर्म है। मोदी सरकार के शुरुआती दिनों में अखबारों की सुर्खियां बना राफेल विमान खरीदी मामला फ्रांस के ऑनलाइन जर्नल मीडियापार्ट की ताजा रिपोर्ट से फिर विवादों में आ गया है। फ्रांस में राफेल डील की पड़ताल में जुटे फ्रेंच जर्नल मीडियापार्ट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारतीय जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदी घोटाले की जांच के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेजी प्रमाण मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन यानी दासो ने भारत में राफेल डील पक्की करने के लिए सुषेण गुप्ता नामक बिचौलिए को 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। मीडियापार्ट का यह भी दावा है कि सीबीआई और ईडी के पास इस बात के दस्तावेज अक्टूबर 2018 से मौजूद हैं। बावजूद इसके भारतीय एजेंसियां इस मामले में कोई जांच नहीं कर रही हैं। यहां यह बताना जरूरी होगा कि सुषेण गुप्ता अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में भी आरोपी है। हालांकि मोदी सरकार मीडियापार्ट की रिपोर्ट को तवज्जो देने के मूड में नहीं है, लेकिन फ्रांस सरकार ने इसी रिपोर्ट के आधार पर जुलाई से राफेल डील के लिए जांच शुरू करवा दी है। चलिए आज मैं आपको राफेल विमान डील से जुड़ी तमाम अगली पिछली कहानी सुनाता हूं। आपको याद होगा कि वर्ष 2018 में भारतीय मीडिया से लेकर संसद भवन तक राफेल डील की गूंज सुनाई दे रही थी। राफेल नाम का यह हंगामा ठीक वैसा ही था जैसा कभी राजीव गांधी के कार्यकाल में बोफोर्स तोप को लेकर मचाया गया था। फर्क था तो बस इतना कि उस वक्त राजीव गांधी कैबिनेट के ही मंत्री वीपी सिंह का जमीर जागा था और उन्होंने अपनी ही सरकार की करतूत के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। खुद अपनों की हक बयानी और मजबूत विपक्ष के चलते देश की रक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे पर भ्रष्टाचार के उठते सवालों ने जनता को इस कदर आहत किया कि राजीव गांधी को इस आरोप की कीमत अपनी सरकार को गंवाकर चुकानी पड़ी थी। लेकिन अफसोस कि आज राफेल डील पर उठते सवालों से किसी का जमीर नहीं जाग रहा है। देश की सुरक्षा और भ्रष्टाचार से जुड़े इस मुद्दे पर लाचार विपक्ष के कमजोर विरोध को देखते हुए इस आघोषित आपातकाल में लगभग तानाशाह जैसे मुखिया का कोई सियासी प्यादा वीपी सिंह जैसी हिम्मत या नैतिकता जुटा पाएगा, यह सोचना भी बेमानी है। दरअसल इस बहुचर्चित राफेल विमान की कहानी शुरू होती है वर्ष 2007 से। इससे पहले कि मैं राफेल की विवादित डील के बारे में आपको आगे कुछ बताऊं, आपको राफेल के बारे में इतना बताता चलूं कि राफेल फ्रांस में बने एक युद्धक विमान यानी जंगी जहाज का नाम है, जो अपनी लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ कई अचूक हथियारों की खूबियों की वजह से जाना जाता है। बहरहाल वर्ष 2007 में जब केंद्र में काबिज यूपीए की मनमोहन सरकार के रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने भारतीय वायुसेना के एक प्रस्ताव को हरी झंडी देते हुए इस जंगी जहाज को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके तहत 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MMRCA को खरीदने की कवायद शुरू की गई। इस सौदे के लिए जिन विमानों पर विचार किया गया उसमें लॉकहीड मार्टिन के F-16, यूरोफाइटर टाइफून, रूस के मिग-35, स्वीडन के ग्रिपेन और बोइंग का FA-18S और फ्रांस के डसॉल्ट यानी डासो एविएशन का राफेल विमान भी शामिल था। वर्ष 2012 में इन सारी कंपनियों से निविदा यानी बिड बुलवाई जाती है और इन सब में डसॉल्ट एविएशन यानी डासो के विमान राफेल की बिड सबसे कम होती है, जिसके तहत यूपीए यानी मनमोहन सरकार राफेल जहाज को खरीदने का फैसला करती है और सौदे की शर्तों में यह तय किया जाता है कि भारत फ्रांस से कुल 126 रफाल विमान खरीदेगा, जिनमें से 18 विमान
फ्रांस में तैयार होंगे और बाकी के 108 विमान फ्रांस भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर भारत में ही बनाएगा, ताकि भारतीय कंपनियां विमान की टेक्निक से रूबरू हो सकें। यह सौदा 10.2 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 66,000 करोड़ रुपए में होना तय पाया गया। इस मान से देखें तो एवियोनिक्स और हथियारों सहित एक राफेल की कीमत लगभग 526 करोड़ रुपए होती है। इससे पहले कि मनमोहन सरकार इस सौदे को अंतिम रूप दे पाती, देश में लोकसभा के चुनाव हो गए और केंद्र में NDA यानी मोदी सरकार काबिज हो गई। अप्रैल वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर गए, जहां वो 10 अप्रैल 2015 को फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ एक संयुक्त बयान में यह घोषणा करते हैं कि भारत फ्रांस के साथ एक समझौते के तहत 36 राफेल विमान खरीदेगा। यानी 23 सितंबर 2016 को इस सौदे को मोदी सरकार ने अंतिम रूप देने की तैयारी की, जिसके तहत भारत सरकार फ्रांस की डसाल्ट यानी डांसो कंपनी से 7.87 अरब यूरो यानी लगभग 60,145 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदने को अपनी मंजूरी देती है। इस मान से देखा जाए तो एक राफेल विमान की कीमत 1670 करोड़ रुपए होती है। यानी मनमोहन सरकार जिस विमान को 526 करोड़ रुपए में खरीद रही थी, मोदी सरकार वही विमान 1670 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला करती है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने आश्चर्यजनक रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस डील से बाहर कर रिलायंस डिफेंस को इस डील में एंट्री करवा दी। अब बात करते हैं इस डील पर उठने वाले विपक्ष के सवालों की। कांग्रेस ने मोदी सरकार को इस तथाकथित महंगी डील के चलते खटगरे में खड़ा किया। कांग्रेस का पहला और सबसे सीधा आरोप तो यही था कि यूपीए सरकार ने जो राफेल विमान 526 करोड़ रुपए में खरीदना तय किया था, मोदी सरकार ने वही विमान 1670 करोड़ रुपए में क्यों खरीदने का फैसला किया। दूसरा सवाल यह था कि सौदे में शामिल भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस डील से बाहर कर चंद हफ्ते पहले बनी रिलायंस डिफेंस को इस डील में भागीदारी कैसे दे दी गई। डील को लेकर विपक्ष का तीसरा सवाल भी कम पेचीदा नहीं था। विपक्ष का यह कहना था कि इस डील के लिए बनी कैबिनेट सुरक्षा कमेटी से भी इस डील की मंजूरी नहीं ली गई, जो कि इस तरह की डील के लिए बेहद जरूरी थी। मोदी सरकार ने कमजोर विपक्ष के लचर विरोध का संसद में पूरी हठधर्मिता से सामना किया। विपक्ष द्वारा विमान की कीमत पर उठाए सवाल के जवाब में मोदी सरकार के तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे ने लोकसभा में जवाब दिया कि राफेल विमान की कीमत तो 670 करोड़ ही है, लेकिन बाकी की रकम हथियार, उपकरण और सर्विस के लिए चुकाई जा रही है। हालांकि विमान की मूल खरीदी से 3 गुना ज्यादा यह रकम किस मद में कितनी खर्च की जाएगी, इसका कोई जवाब मोदी सरकार ने नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस का दावा था कि मनमोहन सरकार ने जो डील 526 करोड़ रुपए में की थी, उसमें भी यह सब कुछ विमान की मूल कीमत में ही शामिल था। इस मामले में ज्यादा सवाल पूछने पर मोदी सरकार ने कभी सुरक्षा जानकारी लीक होने तो कभी फ्रांस से हुई डील की शर्तों के उल्लंघन होने जैसे बहाने बना दिए। हालांकि मोदी सरकार के इस बहाने की पोल फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों के उस बयान ने खोल दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मोदी सरकार इस डील से जुड़ी जानकारी किसी के साथ शेयर भी करना चाहे तो फ्रांस को कोई एतराज नहीं होगा। अब बात करते हैं रिलायंस को इस डील में शामिल होने पर। विपक्ष के उठाए दूसरे सवाल के बारे में सरकार का यह कहना था कि रिलायंस डिफेंस का नाम भारत सरकार ने फ्रांस को नहीं दिया था, बल्कि राफेल बनाने वाली कंपनी डांसो ने अपनी मर्जी से रिलायंस डिफेंस को अपना भागीदार बनाया है। हालांकि मोदी सरकार के इस छूट की पोल भी फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के उस बयान ने खोल दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्रांस को भागीदार चुनने का अधिकार नहीं है और रिलायंस डिफेंस का नाम उन्हें मोदी सरकार ने ही दिया था। फ्रांसवा ओलांद की बात पर भरोसा करने की 2 मजबूत वजह हैं। पहली तो यह कि जब यह डील तय की गई थी तब ओलांद ही फ्रांस के राष्ट्रपति थे।
और दूसरी वजह यह है कि फ्रांसीसी कंपनी डासो सुखोई 30 जैसे विमान बनाने का अनुभव रखने वाली HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को छोड़कर डील के मात्र 13 दिन पहले बनी रिलायंस डिफेंस जैसी अनुभवहीन कंपनी को अपना भागीदार क्यों बनाएगी। इसके अलावा कुछ और भी तथ्य हैं जो इस डील में रिलायंस की भागीदारी को शक के दायरे में लाते हैं। रिलायंस को इस डील में कितने ताबड़तोड़ तरीके से शामिल किया गया, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डील के 16 दिन पहले तक राफेल बनाने वाली कंपनी डासो के CEO एरिक ट्रेपियर का यह कहना था कि डील को लेकर हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से बात चल रही है। वहीं 8 अप्रैल 2015 को यानी डील के 8 दिन पहले तक भारत सरकार के विदेश सचिव S जयशंकर ने प्रेस को यह बताया था कि राफेल डील को लेकर भारत के रक्षा मंत्रालय, फ्रांसीसी कंपनी डासो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच चर्चा का दौर चल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डील के 8 दिन पहले तक डील में शामिल थी, वो अचानक डील के वक्त बाहर कैसे हो गई, और जो रिलायंस डिफेंस डील के 13 दिन पहले तक वजूद में ही नहीं थी, वो अचानक इस डील में शामिल होकर इसका महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बन गई। यहां यह बताना दिलचस्प है कि दिसंबर 2015 में रिलायंस इंटरटेन ने फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ओलांद की पार्टनर जूली गेट की मूवी प्रोडक्शन कंपनी में 16 लाख यूरो का निवेश किया। फ्रांस के अखबार मीडियापोर्ट के मुताबिक यह निवेश फ्रांस के एक व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए किया गया जो अंबानी को पिछले 25 सालों से जानता था। हालांकि जूली गेट के प्रोडक्शन रॉग इंटरनेशनल ने अनिल अंबानी या रिलायंस के किसी भी प्रतिनिधि से कोई मुलाकात या बात करने की बात को खारिज कर दिया। हालांकि राफेल पर सिर्फ कांग्रेस का ही शोर हो ऐसा नहीं है। आप पार्टी के पूर्व नेता और सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण से लेकर अटल सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा जैसे लोग भी इस मामले में मोदी सरकार पर लगातार उंगलियां उठाते रहे हैं। हो सकता है इस डील में मोदी सरकार की कोई गलत भूमिका ना हो, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देना हर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और फिर जिस मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के आधार पर फ्रांस सरकार राफेल डील की जांच करवा सकती है, तो फिर भारत सरकार को विपक्ष के कहे मुताबिक जांच करवाने में क्या एतराज है। यह वो सवाल है जो हर जिम्मेदार नागरिक को सरकार से और उनके कारिंदों से जरूर पूछना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमारी सरकार को सवाल पूछना पसंद नहीं, शायद इसीलिए हमारे देश की आवाम सवाल पूछना भूल चुकी है। लेकिन हम सवाल पूछना जारी रखेंगे। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।